प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रयास नहीं किया। इन दिनों कुछ उदारवादी अंग्रेज ईसाई मिशनरियों उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया था। 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन करवाया जाता था। 1778 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के नाम से जो जानी जाती थी, उसकी रूपरेखा तैयार की और 1784 में इसकी स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेंसली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु श्रीरामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में विश्व कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव, महाराज तेज सेन चंद्र, राय बहादुर, जयनारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में सन 1815 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास सन 1813 चार्टर एक्ट में किया गया। 1 लाख रुपए का प्रावधान भारतीय शिक्षा हेतु खर्च करने का रखा गया। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करे। अब था अगला जो था वो था शिक्षा पर विवाद के माध्यम कौन सा रखे, हिंदी रखे, अंग्रेजी रखे या स्थानीय भाषा रखे। तो लोक शिक्षा समिति की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल, दूसरा था आंग्ल यानी अंग्रेजी शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता H.T. प्रिंसेस तथा H.S. विल्सन थे। प्राच्य विद्या समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रचार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। एक और गुट जो मुंबई में सक्रिय था, उसके नेता थे मुनरो और एल्फिंस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देसी भाषा में देने की वकालत की। दूसरी ओर आंग्लवादी यानी अंग्रेजीवादी दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद को उग्र होते देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने को कहा। 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख यानी मैकाले मिनट्स प्रस्तुत किया और कहा कि भारतीय भाषा और साहित्य की तीव्र आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा और साहित्य की उन्होंने प्रशंसा की। मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक तख्ता यानी एक भाग
भारत के और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ऐसा उनका मानना था। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मानदंड, उसकी बुद्धि अंग्रेज़ों जैसी हो, अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेज़ों का एक वर्ग तैयार करना चाहता था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने मैकाले मिनट्स को 7 मार्च सन 1835 को स्वीकार कर आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे, सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाए। अगला था शिक्षा का अधोमुखी निश्चयानंद सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निश्चयानंद सिद्धांत का प्रतिपादक इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निश्चयानंद सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। वैसे मैकाले ने भी सिद्धांत का कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई। अगला जो शिक्षा में विकास था वो था चार्ल्स वुड डिस्पेस सन 1854। शिक्षा के प्रचार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया। चार्ल्स वुड के डिस्पेस को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डिस्पेस सिद्धांत की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। पहली थी, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रचार करे। द्वितीय था, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन किया जाए। तृतीय था, देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए, उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल संबंधित कॉलेज खोले जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता को दिया जाए प्रोत्साहन। कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में एक शिक्षा विभाग के कार्यालय खोले जाए। लोक शिक्षा निदेशक का पद सृजित किया जाए। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिसका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो। चार्ल्स वुड के डिस्पेस की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निश्चयानंद सिद्धांत समाप्त हो गया। अब अगला जो एक कमीशन था वो था हंटर कमीशन सन 1882। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति की समीक्षा करना था, यानी मूल्यांकन। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। आयोग की सिफारिशें, प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा कि वह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंप दिया जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए एक वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। हाई स्कूल में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों को अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया। इसे बढ़ावा देने को कहा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रोत्साहनों को उत्साहित किया जाए। हंटर की संस्तुतियों का सामान्यतः प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया जाना था। अगला जो एक कमीशन है वो है रेले कमीशन सन 1902, विश्वविद्यालय से संबंधित है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की आलोचना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा शिक्षा में आने वाले परिवर्तन का उद्देश्य राजनीतिक अधिक शैक्षणिक कम था। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों के एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की।
1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 न्यूनतम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष का। उप सदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाए। विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध के लिए यानी पीएचडी के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाए। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय के सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो यानी निषेधाधिकार का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार के अपने जिम्मे ले लिया। कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों ने कहा, भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुई। 1904 में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय की गई। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज था। इस प्रकार जो अगला प्रस्ताव था 1913 में 21 फरवरी 1913 की नवीन शिक्षा नीति सरकारी प्रस्ताव पारित किया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। शिक्षण विश्वविद्यालय, प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाए। माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों को महत्व दिया जाए। इस प्रकार 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और ये योजना धरी की धरी रह गई। अब अगला था सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे उनका एक आयोग गठित किया और इसके सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इनकी सिफारिशें थी इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलग हो और विश्वविद्यालय जो शिक्षा है वो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो। स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए। अंतर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए। इनके सुझावों पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। सैडलर के रिपोर्ट के मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया। विश्वविद्यालय के संचालन का जिम्मा प्रांतों का रह गया। इस प्रकार अगला जो था हल्टोंग समिति 1929 में बनी और फिलिप हल्टोंग की अध्यक्षता में बनी। आयोग की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा पर बल, ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल स्कूलों की स्थापना की जाए, औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए, विश्वविद्यालयों में सुधार किया जाए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन किया गया। अगली जो शिक्षा योजना है वो है वर्धा योजना। ये महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित योजना है जिसमें हरिजन नामक शिक्षा एक पत्र था, उसमें ये उल्लेख किया गया। 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं। 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। विद्यार्थी स्वावलंबी बने। छात्र को उसकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा मिले। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण यह योजना लागू नहीं हुई। फिर है सार्जेंट योजना। ये प्रतंत्र भारत की अंतिम योजना थी। सन 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर सार्जेंट जॉन ने इसकी सिफारिशें की। देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं को व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हो, विधिक विषय, व्यावसायिक विषय। सार्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया और भारत की आज़ादी के बाद भी अनेक आयोग बने जिसका हम वर्णन आगे आने वाले टॉपिक में करेंगे। इस प्रकार पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान से ये शिक्षा अभियान शुरू हुआ और सार्जेंट योजना बनाने के साथ ही यह ब्रिटिश कालीन शिक्षा का दौर समाप्त हुआ। इसमें अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए और उनका जो ये क्रम था आज़ादी के बाद
पहला था डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, बना सन 1948 में, और भारत सरकार ने 1953 में यूजीसी की स्थापना की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।